फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं चिराग ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी कहानी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है उसका टाइटल है माफ़ी। आज की स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे एक बच्चे और उसके परिवार के बारे में। तो बात तब की है जब ये दो लड़का और लड़की अपने कॉलेज डेज में पढ़ रहे थे साथ में, और उसी टाइम पे उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के दौरान उनके घर वालों को भी पता चला कि एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है हम इसकी सगाई करवा देंगे, क्योंकि वो दोनों वक्त ज़्यादा अपने में बिताते थे। तो दोनों परिवार खुश थे इस रिश्ते से। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही बच्चों की जो पढ़ाई वढ़ाई है ख़त्म होती है कॉलेज से, हम इनकी शादी करवा देंगे। लेकिन बच्चों ने कहा कि पढ़ाई के बाद थोड़ी हम जॉब में सेटलमेंट वो सब वगैरह कर ले, उसके बाद हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। फ़िलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो देखते ही देखते उनका कॉलेज का फाइनल ईयर था, दोनों की अच्छी जॉब भी लग गई। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, दोनों अच्छे नंबर से पास भी हो गए, और उनकी जॉब जो थी अच्छी कंपनी में लग गई। दोनों ने जॉब शायद शुरू कर दिया। तकरीबन 8-9 महीने हो गए, और दोनों के परिवार वालों ने देखा कि अभी भी ये लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं और काफ़ी अच्छा इनका बॉन्डिंग रह चुका है पास्ट में भी और अभी भी। तो पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अभी हमको इन दोनों को एंगेजमेंट करवा देना चाहिए। तो धूमधाम से इनकी एंगेजमेंट प्लान हो गई। एंगेजमेंट भी उन्होंने कर ली, और एंगेजमेंट करने के बाद ही उन्होंने अपना फ्यूचर का जो प्लानिंग है वो सोचना शुरू कर दिया कि हम हमारी फैमिली के बाद हमको कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक्स है वो करनी है। इंश्योरेंस वगैरह करवाना है, घर अलग से लेना है लोन पे। ये सारी कुछ प्लानिंग जो होती है शादी के बाद की, वो उन्होंने देखना शुरू कर दी थी। तो कुछ समय बीत गया, 1-2 साल उन्होंने लिए अपने फील्ड के अंदर थोड़ा एक्सपर्टीज़ होने के लिए। एक्सपीरियंस भी ले लिया अच्छी अच्छी कंपनी में, जॉब में थोड़ा उनको प्रमोशन वगैरह भी मिल गया, सैलरी भी दोनों की अच्छी थी। तो दोनों ने सोचा कि अभी सही वक्त है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने अपने अपने परिवार में बातें की, और बातें करते करते दोनों के पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि कौन सी जगह शादी करनी है, क्या करनी है। तो डेट और वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया, शादी का दिन भी हो गया, और शादी उन्होंने कर ली। और जैसा कि उन्होंने पूरा प्लान किया था कि हमको क्या क्या करना है, वैसे स्टेप बाय स्टेप वो सोचने लग गए। उनकी शादी को पूरे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद उन्होंने सोचा कि अभी हमें हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो, अभी हमारे इस खूबसूरत सी दुनिया में एक बच्चे का भी आना भी ज़रूरी है। तो दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी कि हम एक बेबी बॉर्न कर लेते हैं अभी। तो प्लानिंग करते करते उनको काफ़ी वक्त निकल गया, लेकिन कुछ उसका जो रिज़ल्ट था वो मिल नहीं रहा था। काफ़ी डॉक्टर से चेकअप वगैरह उन्होंने करवाया, दवाइयाँ खाई, दुनिया भर के सारे जो नुस्खे थे, जो एक्सपीरियंस बंदे देते हैं उनको एडवाइस देते हैं, ये वो सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, लेकिन वो कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। उन्होंने प्रार्थना भी की भगवान से, मन्नतें मांगी भगवान से। तो जो भी है वो भगवान के ही हाथ में रहता है। भगवान, उसके हाथ में ही वो एक डोर है। वो जब चाहे, उसे पता है कि जब चाहे वो कभी भी किसी के टाइम किस्मत बदल सकता है। उसे पता है कि मुझे कब किसको क्या चीज़ देनी है। तो देखते ही देखते 7 साल हो गए, और 7 साल के बाद इनके यहाँ पे एक बच्चे ने जन्म लिया। पूरी जो फैमिली थी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई अभी। उनको इस मौके का बहुत टाइम से इंतज़ार था, और उन्होंने सोचा कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, और 1-2 दिन की बात है, हम इसका नाम उसी समय पे रखेंगे, और साथ में ही इस जो खास मौका है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उनके पूरे फैमिली वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया कि हम एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, और हमारे सारे चाहने वाले, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सभी को हम इसमें इनवाइट करेंगे। तो उन्होंने खैर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, और उसमें ही उसकी बुआ ने उसका नाम विवेक रखा। विवेक जो है काफ़ी होशियार बच्चा था। डॉक्टर ने भी बोला कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही एक्टिव है, और बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें सीख लेगा। देखते ही देखते विवेक 5 साल का हो गया। उसके माँ बाप ने सोचा कि अभी हम इसको स्कूल में दाखिला करवा देते, और इसका सही एज है अभी से पढ़ना शुरू करने का। तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया। स्कूल में टीचर्स ने जब नोटिस किया कि बच्चा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा है, आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है। और विवेक जो है वो एकदम शांत बच्चा है। वो किसी का दुख दर्द वो सहन नहीं कर सकता। इवन वो जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, 10 साल का हुआ, तब देखा गया कि वो जब अपनी जो गली है घर के बाहर, वहाँ पे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है। अगर कोई आउट हो जाता है या कोई निराश हो जाता है, तो विवेक बोलता है कोई बात नहीं, तू फिर से बैटिंग ले ले, और वो किसी को दुखी नहीं दे सकता। तो विवेक इस प्रकार का बच्चा है।
उसको किसी का दर्द दुख दर्द उसको बर्दाश्त नहीं होता। उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो चाहता है कि सब हमेशा उसके आसपास खुश ही रहे और वो सबको खुश ही रखे। तो वैसे भी टाइम बीतता गया और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने पैटर्न बना के रखी थी कि जब भी जन्माष्टमी आएगी, विवेक को मेले में जाने का बड़ा बड़ा ही शौक था। तो उन्होंने सातम और आठम ये 2 दिन तय करके रखे थे, इन दोनों में से एक दिन हम विवेक को जो है वो मेले में घूमने लेके जाएंगे। तो खैर 3 दिन बाद जन्माष्टमी थी और उसके माँ बाप ने सोचा कि इस बार हम विवेक को कब लेके जाएंगे। तो उन्होंने प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, सातम है तो सातम के दिन जाते हैं, सिटी में पूरा शॉपिंग वॉपिंग भी करना है हमको, और शॉपिंग करने के बाद हम ख़त्म करके विवेक को जो है मेले में लेके जाएंगे। तो उन्होंने पूरा प्लान करके रखा। तो जब उनका जो गांव है वहाँ से उनको बाहर निकलना पड़ता है थोड़ा, बस की सर्विस अवेलेबल है सिटी के तरफ, लेकिन वो गांव से थोड़ा उनको पैदल आना पड़ता है, फिर वो बस पकड़ते वहाँ से। बस जो भी है सिटी में नहीं जाती है, वो उनको वहीं पे हाईवे पे उतार देती है। तो हाईवे पे जाना है उनको और वहाँ से फिर 1 आध किलोमीटर उनको और चलना है, तब जाके वो सिटी में पहुँचेंगे। तो तकरीबन 12 1 बजे वो लोग घर पे खाना वाना ख़त्म किया उन्होंने और निकल गए सातम के दिन। वहाँ पे गए सिटी में, उन्होंने कहा अपना जो है पूरा शॉपिंग वगैरह शुरू कर दिया। देखते देखते समय शाम के 7 बज गए और उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना सारा टाइम उनके शॉपिंग में जाएगा। खैर शॉपिंग करते ख़त्म करने के बाद वो तुरंत वहाँ से विवेक को लेकर मेले के लिए चले गए। तो मेले में गए, उसको विवेक को जो भी चीज़ थी, जो भी खिलौने चाहिए था, जो भी कुछ चाहिए था, उसको पूरा इंजॉयमेंट करवाया, उसको जो चाहिए था सब कुछ उन्होंने ला के दिया। क्योंकि उनका एक का एक ही लड़का है और लाडला है, और 7 साल के बाद भगवान की कृपा से उनको एक अच्छे बेटे ने जन्म लिया उनके घर में। तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो विवेक की हर एक चीज़ पूरी करते थे और विवेक वैसे था भी होशियार और समझदार भी था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, एकदम शांत बच्चा था। तो विवेक को जो भी चाहिए था वो लेके उन्होंने दिया। देखते ही देखते उनका जो समय था वो 3 घंटे वो पता नहीं मेले में कब निकल गया और रात का समय हो गया तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास। तो उन्होंने सोचा कि अभी हमको घर जाना चाहिए। तो वहाँ से मेले में से वो निकले और चलते चलते हाईवे के ऊपर आए। अभी विवेक जब वहाँ पे रास्ते में आ रहा था ना, तो उसने पापा को बोला कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। तो पापा ने बोला बेटा अभी यहाँ पे तो इतने में कहीं नहीं मिलेगी चॉकलेट, तो हाईवे के पास एक जाते वक्त एक शॉप है, वहाँ पे मैं तेरे को चॉकलेट लेके दूंगा। तो विवेक इसी उत्सुकता में था कि मुझे भाई चॉकलेट मिलने वाली है। तो जैसे ही वो हाईवे के वहाँ पे जा रहे थे तो विवेक ने देखा कि वो दुकान आई, तो उसने दौड़ लगाई कि मैं दुकान पे सबसे पहले पहुँचूंगा। देखते देखते वो दौड़ने जा रहा था और इसी टाइम पे उसी टर्निंग पे एक जो रोड था पूरा कर्व पे था, तो ट्रक वाला स्पीड से आ रहा था, उसने देखा नहीं कि विवेक है। तो विवेक ने उसको देख के तो रुक गया, क्योंकि विवेक होशियार लड़का, उसको समझदार, उसको पता है कि वो गाड़ी आ रही है वहाँ से। लेकिन जो ट्रक वाला था उसके होश उड़ गए, वो बच्चे को देखा, उसने पता नहीं कैसे जज किया, तो उसने टर्न मारा। उसने सोचा कि बच्चा अगर अपना राइट साइड भाग रहा है तो मैं लेफ्ट में थोड़ा ट्रक अपना मोड़ लूँ। तो जो ट्रक था वो उसने सीधा विवेक की ओर लेके गया। देखते ही देखते वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। विवेक जो है वो नीचे रोड के ऊपर लेटा हुआ है, काफ़ी खून निकला है उसको। उसके माँ बाप जो है वो पूरे सदमे में, वो शौक है कि ये क्या हो गया है। चंद मिनटों का समय था, बस विवेक ने भी जाके दौड़ लगाई और एकदम से रुक गया, और ये कैसे हो गया सब चीज़। तो वो पूरा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा था कि ये कैसे हो गया। खैर जब उन्होंने देखा तो उनके बेटे की लाश वहाँ पे पड़ी थी। विवेक उसी समय में वहाँ पे मर गया था। अड़ोस पड़ोस जो दुकान वाले थे, जो आसपास में जो लोग थे, वो भागते हुए ट्रक वालों के पास आए, ट्रक वाले को पकड़ लिया एक और दूसरी तरफ उनके विवेक के माता पिता को संभाला, क्योंकि वो भी बेहोश हो गए वहाँ पे और वो वहीं पे नीचे गिर गए। एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस वाले को बुलाया गया, इन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जैसे कि पता था, एम्बुलेंस वाले ने भी आके डिक्लेयर कर दिया कि विवेक अभी ज़िंदा नहीं है। उसका एक्सीडेंट बहुत ही गंदा हुआ था, जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता आप लोगों को। वो बहुत कुछ लिखा था उसके अंदर, लेकिन मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो खैर उसके माँ बाप को हॉस्पिटल लेके गए वो, और 2 3 दिन बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया गया। तो पूरा उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था हॉस्पिटल के अंदर वैसे वगैरह करके। तो दूसरे या तीसरे दिन उनको कोर्ट में लेके आए। तो कोर्ट में जब लेके आए जज साहब के सामने, तो विवेक के पापा को बुलाया गया और जज साहब ने बोला कि अभी केस आप शुरू करो। वकील साहब ने उसको तुरंत पूछा कि क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं जो आपने
एक्सीडेंट किया था ट्रक से आपके बच्चे का, ये वही इंसान है, तो क्या आप इसको पहचानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, लेकिन गलती इसकी नहीं है, गलती मेरे बेटे की है, वो ही भागा था पहले आगे और उसी वजह से टक्कर हो गई, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इनको छोड़ दो। कोर्ट में जैसे सन्नाटा छा गया, सब एक दूसरे को देख रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। गलती सबको पता था कि उस ड्राइवर की ही है, तो ये ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट था वो पूरा इस तरीके से दिया। तो सब सोच में पड़ गए। खैर जज ने जो है वो विवेक के पापा के और देखा और उनकी भी कलम रुकी हुई थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। जब उसके माता पिता कोर्ट से बाहर निकले तो काफ़ी प्रेस रिपोर्टर भी परेशान थे कि सबको पता है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने पूरा हादसा देखा ये, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया वो किसी को समझ में नहीं आया। तो एक रिपोर्टर थे, वो दौड़ते हुए इनके पास गए, उसको देख के 3-4 और रिपोर्टर इकट्ठा हो गए और सबने पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। तो तब तो वो कुछ नहीं बोले। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा रिपोर्टर्स को, उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन आप इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और कहीं पे इसको आप लिखेंगे नहीं या किसी को बताएंगे नहीं, तभी मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो कुछ पत्रकार थे जो सीधे साधे थे, कुछ पत्रकारों ने नहीं सुना, तो उन्होंने कैमरा चालू रखा। आजू बाजू वाले पत्रकार ने भी बोला कि आप थोड़ा इसको गंभीरता से ले, ये फैमिली की इमोशंस के बारे में है, तो आप ज़्यादा इससे चर्चा ना करें। तो खैर सारे रिपोर्टर्स जो वगैरह थे वो चले गए, लेकिन एक पत्रकार वहीं पे रुका। उसको उत्सुकता थी कि मुझे जानना ही ऐसा है उन्होंने क्यों किया। तो उन्होंने खैर उसको पूछा, विवेक के पापा को, कैसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट में पेशी होने के पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि विवेक जो है वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, वो बड़ा ही शांत, बड़ा ही प्यारा बच्चा था, और अगर आज हम इसको सज़ा देंगे तो इसके जैसे ही, विवेक के जैसे ही इनके यहाँ पे भी हम उसका एक ड्राइवर का बेटा है, तो अगर आज इसको सज़ा दी ना तो वो भी वहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है उसके पास। तो आप एक काम करिए, आप ड्राइवर को छोड़ दीजिए। और शायद विवेक की आत्मा को भी इस चीज़ से सुन के या देख के थोड़ी शांति मिलेगी कि उन्होंने ऐसा त्याग किया है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए मैंने विवेक के पापा को कहा था कि आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। अब ये पूरा जो वाक़या है वो उसकी मम्मी ने दबी हुई आवाज़ में बोला और उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई पत्रकार को। पत्रकार भी सोच में पड़ गया उस समय कि इतना बड़ा बलिदान उन्होंने कैसे दे दिया, कि जो इंसान ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है, आज उन्होंने उसी को माफ़ी दे दी, उनको क्षमा कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? विवेक जो है उसको भी पता था कि अगर आज वो इस जगह पे होता तो उसके पापा को भी पता था कि मैं भी यही करता और विवेक के कहने पे ही मैं ये चीज़ को करता, कि मैं उस इंसान को माफ़ कर देता। उसके वहाँ पे भी बच्चा है, उसको भी किसी ना किसी पिता की ज़रूरत होगी। अगर आज इसको सज़ा दे दी तो इसको मौत की सज़ा दे देंगे या उसको उम्र कैद की सज़ा दे देंगे, तो वो बहुत ही ब्रूटल होगा उस चीज़ के लिए, तो वो बच्चा बिल्कुल अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो इसी की वजह से इस स्टोरी का नाम मैंने माफ़ी रखा था। आज की हमारे इस जो हमारा जो कल्चर चल रहा है या हमारी जो जनरेशन चल रही है, उसमें आपको बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो इतनी बड़ी गलती को भी बड़ी आसानी से वो माफ़ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बड़ा दिल, बहुत ही बड़ा कलेजा चाहिए। हर कोई नहीं कर पाता इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हमको भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसके भी पास्ट, उसके भी फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच के अगर हम उस इंसान को माफ़ कर सकें तो हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माफ़ी से बड़ा और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्योंकि एक छोटा सा सॉरी या उसको माफ़ करना, फॉरगिवनेस देना, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो। लेकिन एक बार हमको उस चीज़ के लिए सोच के देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की यही हमारी कहानी थी। मॉरल आप सबको पता है कि किसी को माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी ने बहुत ही अच्छी गुड वे में लिखा है कि माफ़ करने वाला भगवान जैसा ही बड़ा हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास आज ज़्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना बहुत हार्ट टचिंग वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसको जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ताकि और भी ऐसी अगर कुछ कहानी हो
तो मैं आपके सामने वो मैं पेश कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं चिराग ब्रह्मभट्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।